हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि हम पिछले 3 वीडियो में काफ़ी सारे सवाल हम सोल्व कर चुके हैं 2011 से 2022 के बीच के। तो बिना टाइम खर्च किए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। तो देखो, ये चैप्टर जो है इसमें 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई है। ठीक है, तो 3 तरह की इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356 एंड 360। 3 तरह की इमरजेंसी है यहाँ पर। 352 इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पर क्या क्या होता है अगर नेशनल इमरजेंसी हो, तो उसके बारे में है यहाँ पर। 356 में बताया गया है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल मतलब जबकि स्टेट में जैसे गवर्नमेंट अगर डिसॉल्व हो जाए तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। और 360 में बताया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये चैप्टर आपका लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दिया गया है, डायरेक्टली आप पढ़िए इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हालांकि सवाल 2 ही पूछे गए हैं, फिर भी पढ़ना है क्योंकि कई बार भरोसा नहीं होता यूपीएससी का कहाँ से सवाल दे दे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल हो जाए, मतलब आर्टिकल 356 अगर लग जाए, तो वहां पर क्या नोट नेसेसरली कि क्या जरूरी नहीं है कि होगा ही। तो फर्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देन रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज। तो देखो, अगर इस सवाल की बात करें तो जो पहला ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या ऐसा है कि अगर जैसे इमरजेंसी लगी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो, तो पहले ऐसा होता था कि पहले इमरजेंसी लगती थी और उसके तुरंत बाद लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती थी। बट अब क्या हुआ है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली भी ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली को तुरंत डिसॉल्व नहीं करेंगे अनलेस आप फ्लोर टेस्ट वगैरह करवाओगे। ठीक है, तो फ्लोर टेस्ट पहले करवाया जाता है, उसके बाद ही सब कुछ ऐसा होता है। तो पहला स्टेटमेंट नहीं होता है। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हाँ, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब सीएम जो हेड करते हैं, वो तुरंत रिजाइन उनको करना पड़ता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, अरे भाई लोकल बॉडीज और प्रेसिडेंट रूल का कोई रिलेशन नहीं है। लोकल बॉडीज अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन करती है, तो अगर इमरजेंसी लग भी जाए या प्रेसिडेंट रूल लग भी जाए तो लोकल बॉडीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, 1 and 3 ओनली। देन नेक्स्ट आता है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टेट, देन अगर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करे आर्टिकल 356 के अंडर अपनी पावर, तो क्या होगा, स्टेट की असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, अभी देखा था ऊपर, नहीं होगा ये। पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शेल बी एक्सरसाइजेबल बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब। और आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 19 जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, जबकि आर्टिकल 52 के अंडर इमरजेंसी लगती है। बट आर्टिकल 20 एंड 21 आपका सस्पेंड नहीं होता है। ये दो आर्टिकल्स में दिया हुआ है, आई थिंक 358 एंड 359, आई एम नॉट श्योर, बट एक बार चेक कर लेना। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ, अरे प्रेसिडेंट कभी लॉ नहीं बना सकता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है कि उस स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो लेजिस्लेट कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। या पार्लियामेंट कोई अथॉरिटी को डिसाइड डिक्लेयर कर देता है कि हाँ। ठीक है, तो चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, रीड इट केयरफुली, यही चैप्टर के इंस्ट्रक्शन है। फिर इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ कब बना था, 2000 में। तेलंगाना भी रिसेंटली बना, 2015 में। तो ये दो स्टेट है जो पे प्रेसिडेंट रूल अभी तक नहीं लगा है। सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा है, यूपी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इस साल प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट से हर साल, हर बार 5 साल में सवाल फिक्स से आता है। 2017 आई थिंक, या 17 नहीं, हाँ 17 में सवाल आया है, 2012 में भी आया है, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे उस टाइम। ठीक है, 2022 में भी आए, 2023 में भी आएगा, पक्का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज अ ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट टू कोज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने कौन कौन सी रिपोर्ट पेश करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट सामने रखता है।
रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन, यस, आर्टिकल 280 में बनता है ना, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी रिपोर्ट रखता है। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इस पर भी डाउट है। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है? 22 मेंबर की कमेटी होती है जो कि स्क्रूटनाइज करती है किसकी रिपोर्ट? कैग की रिपोर्ट, विद रिस्पेक्ट टू जो भी खर्चा हुआ है। रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग की, आर्टिकल 148 में कैग होता है, तो इसकी भी रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट साहब रखते हैं पार्लियामेंट में। रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, यस, ये भी रखते हैं। कौन सा आर्टिकल में बनता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? एक बार बताना आप। ठीक है, ये तीनों क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिपोर्ट कौन रखते हैं? प्रेसिडेंट। कहाँ पर रखते हैं? पार्लियामेंट में। तो आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। ठीक है, ठीक है। तो कौन सी बॉडी की रिपोर्ट नहीं रखते हैं वो? पब्लिक अकाउंट कमेटी, बिकॉज इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज लाइक अ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज में से एक है। देन नेक्स्ट सवाल, सेकंड, विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखो 2018 में पूछा गया क्योंकि 2017 में इलेक्शन थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या जैसे यूपी का एमएलए है और राजस्थान का एमएलए है, इनके जो वोट है वो वेरी करते हैं, उनके वोट की वैल्यू वेरी करती है नहीं करती? कैसे निकालेंगे राजस्थान के एक एमएलए की वोट की वैल्यू? अगर मान लो राजस्थान की बात करें फिर से, ठीक है, तो राजस्थान की पॉपुलेशन है 7 करोड़, ठीक है, वहाँ पर एमएलए है 200, इसको डिवाइड कर दो 1/1000 से, तो ये लगभग एक वैल्यू आती है एक एमएलए के वोट की। अगर यूपी की बात करें तो यूपी का कैसे निकालोगे? मान लो वहाँ की पॉपुलेशन है 22 करोड़, तो 22 करोड़ डिवाइडेड बाय 400 एमएलए है मान लो, इसको भी डिवाइड किससे करोगे? 1000 से। तो ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम नहीं है ना, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब एक दोनों जगह के एमएलए की बोली वोट की वैल्यू डिफरेंट है। तो ठीक है, ये बात सही है। द वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा। देखो इस सवाल का जो आंसर है एमपीज ऑफ लोकसभा है, तो इसका अगर हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे ना, एमपीज मतलब सारे एमपीज को मिला के। तो राज्यसभा में कितने एमपी होते हैं? 545। लोकसभा में कितने होते हैं? 245। तो इसका मतलब हर एमपी के बोली वोट की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब राज्यसभा के टोटल जो एमपी है ना, उनकी वैल्यूज तो ज्यादा है। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन था, बट इसका हिंदी में अगर आप देखोगे तो हिंदी में एमपीज का मतलब हो रहा है सारे एमपीज को मिला के, तो ये भी सही है। तो इसमें थोड़ा सा शायद इसको गलत दे रखा है, बट आंसर वुड बी सी। ठीक है, तो ऐसे सवाल में जब डाउट हो तो एक बार हिंदी में भी देख लिया करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2014 में पूछा है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द अलोकेशन ऑफ अमोंग अलोकेशन ऑफ द बिजनेस अमोंग द मिनिस्टर्स। तो ये तो आर्टिकल में लिखा ही है ना कि प्रेसिडेंट ही बनाता है, कि रूल्स बनाता है बिजनेस का, जो भी लोकसभा में प्रोसीडिंग्स होती है या ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस होता है गवर्नमेंट का। और मतलब बेसिकली पोर्टफोलियो एलोकेट कौन करता है? जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनको ओथ कौन दिलाता है? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इन सबको प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं, तो सही बात है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर भैया। प्रेसिडेंट की फॉर्म प्रेसिडेंट साहब के नाम में लिए जाते हैं। दूसरा गलत है, आंसर वुड बी ए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? अपने प्रेसिडेंट। ठीक है ना, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। नहीं, अगला सवाल 2015 देख लो आप, 2022 में 2023 में पक्का है आएगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, गलत। किसके अंदर है? प्रेसिडेंट साहब। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उनका एक सर्वा एक बोर्ड होता है बड़ा, उनकी बॉडी होती है, तो उसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं होते, कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी साहब होते हैं, जो कि सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, जो अभी 22 साल की उम्र में आईएएस बन जाते हैं वो जनरली कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाते हैं। तो आंसर वुड बी डी। तो यहाँ पर ये आपका प्रेसिडेंट वाला चैप्टर खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी आपको कर लेना है क्योंकि इस साल ये भी इलेक्ट हुए हैं। तो अभी तक जीरो आया है, बट हो सकता है एक सवाल यहाँ से आ जाए इस बार। कुछ बातें याद रखनी है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, राज्यसभा की कुछ पावर है, राज्यसभा की कुछ पावर, जो दो एक्सक्लूसिव पावर है वो आपको पता होनी चाहिए। कि जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करना होता है राज्यसभा को, अगर किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए, और अगर आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस की बात करें, तो कोई नई ऑल इंडिया सर्विस इंट्रोड्यूस करानी है,
तो उसकी पावर भी किसके पास है? राज्यसभा के पास। ऑल इंडिया सर्विस अभी तीन है: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट, FOREST, नोट फॉरेन। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस तीन है। तो अगर मान लो चौथी ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, फॉर एग्जांपल कोई सी भी, जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात चलती है हमेशा, कि जुडिशियल सर्विस अगर बनानी है तो कौन पास कराएगा रेजोल्यूशन? राज्यसभा। ठीक है, और राज्यसभा के हेड कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इनका इलेक्शन कैसे होता है ये याद रख लेना। इलेक्शन कौन करता है राज्यसभा के चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट का? कौन करता है और कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट भी इंक्लूड होते हैं, बट यहाँ पर स्टेट इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपके PM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट कमिटीज। ठीक है, इनसे तीन सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल देखते हैं: द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट। तो देखो, इंडिया की खास बात यह कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर को या तो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, कहीं पर भी किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो जरूरी भी नहीं है कि वो मेंबर हो, वो 6 महीने के अंदर मेंबर बन भी सकते हैं। जैसे अपने ऑनरेबल पहले के प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह, तो वो राज्यसभा से थे, तो राज्यसभा के मेंबर थे। तो जब वो बने प्राइम मिनिस्टर, तो मे बी ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, बट विद इन 6 मंथ्स उनको राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना था। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और अपॉइंटमेंट नीड नॉट नेसेसरली बी टू मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट मस्ट बिकम a member विद इन 6 मंथ्स। तो ये करेक्ट है। ठीक है, लोकसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, किसी का भी मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, बट इलेक्शन के टाइम जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ही हो। इलेक्शन के बाद 6 महीने में वो मेंबर बनने चाहिए बस। दूसरा सवाल: आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। अच्छा, इसमें क्या होता है? कैबिनेट स्विम कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें। मतलब आर्टिकल 74 में कि कैबिनेट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, स्विम एंड संक टुगेदर। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिजाइन कर दिया तो कैबिनेट को भी रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो कैबिनेट फॉर्म गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? तो कौन सा फीचर है बताया था अभी? एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out satisfaction of all. A mechanism for speeding up the activities of the government. A mechanism for parliamentary democracy to ensure the collective responsibility. ये वाली बात है। ठीक है, बताया था अभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक खासियत है, स्पेशलिटी है। देन नेक्स्ट आता है आपका 2022 रिसेंट पूछा गया है: द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। यार, कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई डिवाइड ही नहीं करता। ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई ये 4 तरह के मिनिस्टर होने चाहिए? ऐसा कुछ जितना मुझे याद है नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। देन द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। हाँ, ये सही बात है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जितने भी मिनिस्टर्स है प्लस ऑनरेबल PM साहब है, ये मिला के जो टोटल 545 है, इसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। है ना, मतलब इतने ही मिनिस्टर हो सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है ऐसा? अगर ऐसा नहीं हो तो, ऐसा हो नहीं होगा तो क्या होगा कि हर किसी को मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है, और मिनिस्टर बनाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलते हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, वो सारी चीज़ें। तो उससे बचाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है कि हाँ, कितने मिनिस्टर बनाएंगे? केवल 15%। कौन से अमेंडमेंट से आया ये 91st अमेंडमेंट से आया। ये भी एक बार याद करने की बात है, 91st अमेंडमेंट में ही दिया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ बात नहीं थी। ठीक है, कि मिनिस्टर जो है 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। और स्टेट में क्या होता है? स्टेट जैसे दिल्ली में, यहाँ पर होता है 10% का रूल है। दिल्ली में 70 सीट है तो केवल 7 मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो रूल है, याद रखना है। बाकी ये सारे आप देख लेना।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो है पार्लियामेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन से भी, 40 पेज का चैप्टर है। ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूंगा बहुत कम टाइम है, तीन चार चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रीएम्बल और ये पार्लियामेंट, ये तो मतलब आपको एकदम ही आनी चाहिए। पार्लियामेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। अगर आप चैप्टर खोलोगे, चैप्टर नंबर 22 है, तो इसमें पूरी प्रोसेस दे रखी है कि किस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन करती है, किस तरह से ड्यूरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपोजिशन है इसमें, कंपोजिशन के बाद रिप्रेजेंटेशन है, फिर लोकसभा का कंपोजिशन है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, रीएडजस्टमेंट है, मतलब सारी चीजें इसमें दी गई है। तो एक एक करके इसके सवाल देखना शुरू करते हैं। 2012 का सवाल है, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। भाई दिल्ली के है ना मेंबर, दिल्ली यूटी है लेकिन इसके मेंबर है। पहला गलत, पहला गलत, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट, सी एलिमिनेट। इट इज विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट। ये एडजुडिकेशन वर्ड जो है ना, एडजुडिकेशन, जनरली इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी तो है, बट इलेक्शन डिस्प्यूट को कौन एडजुडिकेट करता है? हाई कोर्ट। ठीक है ना। तो ये गलत है, मतलब उन पे फैसला कौन लेता है फाइनली? चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं रहता, हाई कोर्ट लेता है। ठीक है। जैसे एमपी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो सब भी कौन देखता है? हाई कोर्ट। अभी रिसेंटली एक एमपी का हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसमें भी हाई कोर्ट ने ही फैसला लिया था। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। नहीं, गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो थर्ड भी गलत, मतलब सी भी बी भी गलत, तो आंसर भी डी। कौन होता है तीसरा पार्ट? राज्यसभा लोकसभा एंड प्रेसिडेंट साहब होते हैं भैया। राज्यसभा कोई बिल पास कर दे, लोकसभा पास कर दे, प्रेसिडेंट साहब का एक्सेंट नहीं होगा, एसेंट नहीं होगा, तो फिर बिल नहीं बनेगा लॉ। ठीक है ना। अगला सवाल दूसरा, रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीकर कौन होते हैं? अभी कौन है स्पीकर? मिस्टर ओम बिरला। ठीक है। स्पीकर के लिए क्या चीज है कि स्पीकर जो होता है लोकसभा की जो मीटिंग, जो लोकसभा है ना उसको चेयर करते हैं। जैसे राज्यसभा को चेयर कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। उसी तरह से स्पीकर साहब करते हैं। अच्छा, स्पीकर साहब के लिए एक बात है कि स्पीकर साहब अगर आपको बनना है तो यू शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा। आपको लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है। और इसके इलेक्शन जो होते हैं ना, उसकी डेट देखते हैं आगे बाकी चीजें। ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब का जब तक प्लेजर होगा, मन होगा, तब तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे। अरे यार, ये तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मामला, कि प्रेसिडेंट साहब का एक्सेंट होगा तब तक। नहीं, क्योंकि स्पीकर को कौन रिमूव कर सकता है? स्पीकर को रेजोल्यूशन से रिमूव कर सकते हो आप। ठीक है, लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करो तब इनको रिमूव कर सकते हो। प्रेसिडेंट साहब जब मन करेगा तब नहीं हटा सकते इनको। तो इसका मतलब ये गलत, ये गलत। ठीक है, तो दूसरा तो आपको देखना ही नहीं है। ही नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, गलत। इफ शी इंटेंड टू रिजाइन, तो उनका रेजिग्नेशन किसको सबमिट करना होता है? डेप्यूटी स्पीकर को। हाँ, ये बात सही है। और डेप्यूटी स्पीकर जनरली कहाँ से होते हैं? ऑपोजिशन पार्टी से। ठीक है, तो फैक्चुअल सवाल है, आना चाहिए आपको। अगला तीसरा सवाल, विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर। चलो, अब ये 2022 में डेप्यूटी स्पीकर का पूछ ले, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इस साल पूछ ले 2023 में। डेप्यूटी स्पीकर के बारे में क्या बात सही है? एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, तो इनका जो इलेक्शन होता है वो उस तारीख को होना चाहिए जो स्पीकर फिक्स करे। ये बात सही है। स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई, कब आपको डेप्यूटी स्पीकर बनाना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है डायरेक्टली यार। तो पहला सही है, तो मतलब या तो ए ऑप्शन या थर्ड, और सी एंड डी तो हटा दो, तो ए और बी में से कोई करेक्ट है। देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज ए डेप्यूटी स्पीकर शैल बी फ्रॉम द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी। ये तो कोई रूल है ही नहीं भैया। ठीक है ना। तो ये नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो क्या बचा? 1 and 3 ओनली। तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से ही डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए भाई, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन एस्टैब्लिश कर रखी है। ठीक है ना। मैंडेटरी ओनली, ये सारे जो है ना एक्सट्रीम वर्ड्स है यार, कि कई बार सही नहीं होता है। फिर थर्ड है इसका, डेप्यूटी स्पीकर है सेम पावर एज स्पीकर, जबकि वो सीटिंग को प्रिसाइड कर रहे हैं, ये बात सही है। द फोर्थ है, द वेल स्टैब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव बाय द स्पीकर एंड सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। भैया प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, इंटरनली है, बट ऐसा कोई मोशन सेकंड करने में नहीं है, तो ये भी हटा। 2022 में पूछा था कि हाँ, मतलब काफी
कि आसान सवाल है, अगर देखें तो आप एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। 2017 में पूछा फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया। अच्छा, तो 5 साल का बच्चा कर सकता है क्या? नहीं, गलत। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए ये रेसिडेंसी की पहले रिक्वायरमेंट होती थी शायद, बट अब नहीं है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल। ये बहुत आसान सवाल है, सिंपल। अगला, इन द इलेक्शन फॉर द लोकसभा और द स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्ट। 50% चाहिए? नहीं यार, ये हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मान लो 4 कैंडिडेट है, ठीक है, 100 वोट है, जिसके सबसे ज्यादा आगे है, एक के 30 आए, एक के 20 आए, एक के 25, एक के 27 आए, एक के 23 आए, किसको डिक्लेयर करोगे विनर? 30 वाले को। तो 50% थोड़ी है 100 का है, तो इसका मतलब गलत। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर टू द अपोजिशन। वही सेम सवाल रिपीट हो रहा है, गलत। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये? अरे भाई, इसमें देखो कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको। अगला छठा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है? 2022 में पूछा, देख लो, 2 सवाल हो गए 2022 से। रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। भैया, रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पहले थी, बट अब राज्यसभा का भी इक्वल रोल है इसमें। हाँ, इमरजेंसी हटाने में केवल लोकसभा केवल हटा सकती है, बट इमरजेंसी अगर आपको लगानी है तो लोकसभा के अलावा राज्यसभा भी रेटिफाई करेगी, क्योंकि स्टेट का कंकरेंस राज्यसभा के थ्रू हमको लगता है कि है। ठीक है, तो ये गलत है, तो ये गलत है, तो ए गलत है, सी गलत है। ठीक है, तो पास इन मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही बात है, तो ये 2 सही है। तो अपने आप डी भी एलिमिनेट हो गए। पीस द प्रेसिडेंट, मैंने बताया प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स मिलके करते हैं। और रिमूव कौन करते हैं प्रेसिडेंट साहब को? लोकसभा प्लस राज्यसभा के टोटल मेंबर्स इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं। ठीक है, तो छठा सवाल आपका डन है। 7वां सवाल देखते हैं, which of the following special power has been conferred on the राज्यसभा by the constitution। मैंने अभी बताया था राज्यसभा के बाद 2 स्पेशल पावर है। कौन सी 2 स्पेशल पावर है बताओ? ऑल इंडिया सर्विस वाली और लॉ वाली। ठीक है, ये वाली दोनों। टू पास ए रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर अगर पार्लियामेंट को लॉ बनाना है तो वो राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगा। और ऑल इंडिया सर्विस अगर आर्टिकल 312 के अंतर्गत बनानी है तो भी राज्यसभा को पावर दी गई है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो, फैक्चुअल भी है इसमें डिटेल्स, बट आपको यू शुड नो दीज डिटेल्स टू क्लियर यूपीएससी। ठीक है, इसे हवा में क्लियर नहीं होगा। 8वां सवाल, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद द लोकसभा। राज्यसभा में किसमें है? ऑल इंडिया सर्विस में नहीं, इसमें तो राज्यसभा की ज्यादा है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कल ही बताया था कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों को इंडिविजुअली पास करना पड़ता है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। प्रेसिडेंट साहब के पास अगर बिल जाएगा तो उनको एक्सेंट देनी ही पड़ेगी। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट में लोकसभा की ज्यादा पावर होती है, कट मोशन में भी लोकसभा की ज्यादा पावर होती है। तो 8वां सवाल भी आपका हो गया। Consider the following statement: the Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he ceases to member of the Assembly। तो स्पीकर को है, अगर मेंबर नहीं रहे वो, तो उनको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब वो स्पीकर नहीं रहेंगे अगर वो मेंबर ही नहीं रहे तो। और लेजिस्लेटिव असेंबली जब डिसॉल्व हो जाती है ना, तो स्पीकर शेल वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली नहीं, उसमें नहीं। अगर डिसॉल्व होता है ना, तो स्पीकर साहब जब तक रहते, जब तक कि नई असेंबली इलेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो नई असेंबली इलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद जब तक नया स्पीकर नहीं आएगा तब तक स्पीकर साहब रहेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये कुछ देखो, ये डिटेल्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। देन अगला और लास्ट सवाल अब इस वीडियो का, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट, पावर टू ऑन एनी आइटम द स्टेट लिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ, इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ द रेजोल्यूशन इज डेट इफेक्ट इज पास बाय द। कौन पास करता है यार? बताया तो था, कौन पास करेगा भैया? 4 बार सेम सवाल आ गया।
दिस इज फोर्थ टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम। 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा को रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। एक 312 में भी सेम ही है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ तक 10 सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं, 11वां सवाल हम इसके बाद 11 से 33 सवाल इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।